हाँ बच्चों, अब हम पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं, शंकु परिच्छेद में वृत्त। वृत्त है क्या? अभी वैसे तो आपको बता दिया था कि जब तल शंकु को 90 डिग्री पे मतलब लंबवत प्रतिच्छेद करता है तो जो शंकु परिच्छेद की जो आकृति बनेगी वो वर्ताकार होगी, उस आकृति को अपन वृत्त कहेंगे। लेकिन वास्तव में वृत्त की परिभाषा क्या है? तो वृत्त की परिभाषा देखो बेटा क्या है। वृत्त उस बिंदु वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी तल में स्थित बिंदु से दूरी सदैव नियत बनी रहती है। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी तल में स्थित बिंदु से दूरी सदैव नियत बनी रहती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो बेटा क्या है, ये कोई मैंने स्थिर बिंदु सी ले लिया, सी से सेंटर, इंग्लिश में केंद्र को सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये बिंदु की अलग अलग स्थिति ले रहा हूं, P1 P2 P3 P4, पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड, पोजीशन थर्ड, पोजीशन फोर्थ, ठीक है ना। अब ये जो बिंदु है, बिंदु पथ क्या होता है? किसी बिंदु का जो पथ होता है, जो रास्ता तय करता है कोई बिंदु, वो उस बिंदु का बिंदु पथ होगा। तो अब ये बिंदु P1 है, इस बिंदु P1 को कोई रास्ता तय करना है, इसको कोई रास्ता बनाना है, पथ तय करना है। और वो पथ किस प्रकार से होना चाहिए कि इस बिंदु P1 की C से जो दूरी है ना, वो सदैव नियत हो, ना कम ना ज्यादा। तो अब ये एक ही स्थिति में जा सकता है, बस इस सी के चारों तरफ गोल गोल घूम सकता है। कि अपन जैसे इस प्रकार से कर दिया कि मार करके एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, ये दूरी नियत है और अब इस पॉइंट को मूव करवाना है, घुमाना है, तो इस बिंदु का पथ क्या होगा? अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इसी प्रकार गोल गोल ही तो घूम सकता है, तो इस बिंदु का जो पथ होगा इसी प्रकार से होगा। अब पहले P1 पे था, अब मान लो P2 पे आ रहा है, तो CP2 भी उतना ही होना चाहिए जितना CP1 है। अभी थोड़ी देर में P3 पे आ गया तो CP3 भी कितना होना चाहिए? इनके बराबर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में P4 पे आ गया, तो ये इस बिंदु का बिंदुपथ होता है किसमें? किसी तल में जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से, ये बिंदु निश्चित होता है पहले से, इससे दूरी सदैव क्या बनी रहती है? नियत बनी रहती है। तो इस आकृति को अपन क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ये बेटा जो नियत बिंदु है, इस बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं अपन? केंद्र कहते हैं। और ये जो नियत दूरी है इसको क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। ये जो आकृति बन रही है बाहर, जो घेराव बन रहा है, जो पाथ, इसको क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। इस वृत्त के अंदर जितना भाग आ रहा है कुल, ये क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये अपने को क्षेत्रफल परिधि से कोई मतलब नहीं, वो 9-10 की बातें। फिलहाल तो अपने को वृत्त के समीकरण से मतलब है कि किस प्रकार से समीकरण बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये वृत्त की परिभाषा हो गई।
अब देखो वृत्त के समीकरण अलग अलग रूपों में समीकरण हैं। बुक में तो 2 ही दे रखे हैं, एक और बताऊंगा जो जनरली काम में आएगा। पहला है केंद्रीय रूप, और बुक में सिर्फ ये एक ही दे रखा है केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप नाम से पता चल रहा होगा कि इस रूप में क्या पता होगा। जैसे अपने पिछले चैप्टर में सरल रेखा पढ़ा था, सरल रेखा में जैसे ढाल अंतःखंड रूप है, या जैसे अपने को सिर्फ अंतःखंड रूप दे रखा है, लंब रूप दे रखा है, 2 बिंदु रूप दे रखा है, तो हर स्थिति में रेखा का समीकरण तो वही आना था अपन जब निकाल रहे थे तो। लेकिन वो अलग अलग स्थितियां देने का क्या मतलब था कि वहाँ अलग अलग स्थितियां, जैसे अंतःखंड में अपने को सिर्फ अंतःखंड ज्ञात थे, लंब रूप में मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियां ज्ञात थी, उसके अनुसार अपन समीकरण ज्ञात करते थे। वैसे यहाँ वर्त का समीकरण ज्ञात करना है, सबसे पहले है केंद्रीय रूप। तो इसमें कब स्थिति, मतलब क्या स्थिति दे रखी है, जब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, जब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक h, k तथा त्रिज्या r हो, r फॉर रेडियस, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं बेटा। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक तो अपन ने मान लिए क्या है, h, k है, और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है, r है। तब इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो परिभाषा से ही देखते हैं। ये मान लीजिए ये वो वृत्त है जिसका समीकरण अपने को ज्ञात करना, अभी भी नहीं बना वृत्त, कोई ना जी, ये वृत्त ही है। इसका जो केंद्र है वो तो है h, k। इसकी परिधि पे कोई बिंदु मान रहा हूँ, चर बिंदु x, y, और ये जो PC दे रखा है मतलब वृत्त की त्रिज्या, वो क्या दे रखा है अपने को, r। तो परिभाषा से किसकी परिभाषा से, वृत्त की परिभाषा से, PC बराबर r, तो PC का वर्ग क्या हो जाएगा, r का वर्ग। क्यों, क्योंकि बिंदु, अपन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, तो क्या आएगा वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट हटाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ये बेटा वर्त का केंद्रीय रूप समीकरण है, रट लेना, घोल के पी जाना, दिमाग में बिठा लेना इसको। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। यहाँ इस वर्त में h और k तो क्या है, वर्त के केंद्र के निर्देशांक है, और यहाँ पे ये जो r है वो क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे अगर केंद्र के निर्देशांक h और k है तो देखो सूत्र में माइनस एच और माइनस क्या आ रहा है, विपरीत चिन्ह लेना, अपने को ध्यान रखना है इसमें। और अगर यहाँ त्रिज्या r ले रहे हैं तो यहाँ पे जो सूत्र बना है उस सूत्र में यहाँ r का वर्ग है। जैसे मान लो यहाँ 25 लिख दिया, तो 25 नहीं लिखेंगे, उसको मानक रूप में लाने के लिए क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे। r का वर्ग बनेगा तब जाके अपने को क्या है, त्रिज्या ज्ञात होगी। तो ये क्या बन गया, ये केंद्रीय रूप समीकरण है। तो दिमाग में बैठा लेना बेटा इसको। अगर किसी वर्त के केंद्र के निर्देशांक h, k तथा उसकी त्रिज्या r हो तो उस वर्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ये वर्त का समीकरण आ जाएगा, किस रूप में, केंद्रीय रूप में। किताब में आपको यही दे रखा है। और किताब में जो कुछ भी सोल्व कर रखा है वो सब इसी रूप में, इसी एक फॉर्मूले से ही कर रखा है। मैं इसके अलावा भी बताऊंगा आपको एक फॉर्मूला, वो मानक रूप है, वो हर एग्जाम में आ जाता है कहीं ना कहीं। खैर कंपटीशन की बात होती तब तो बहुत कुछ पढ़ना था, कंपटीशन का तो इसमें 2-3% भी नहीं दे रखा है बुक में, लेकिन फिलहाल जितना दे रखा है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगा,
जैसे लाइन के लिए मैं लिखता था यहाँ पे एल, रेखा के लिए, वैसे ही वर्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, सर्किल से सी आ गया, तो ये क्या बन गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसी में स्टार पॉइंट है, क्या है, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, अगर वर्त का जो केंद्र बेटा मूल बिंदु 0 0 बना दें तो क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रख दो, k की जगह 0 रख दो, तो x में से 0 गया तो x का वर्ग प्लस में ऐसे ही y का वर्ग, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कई किताबों में स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया रहता है, तो दिमाग में बिठा लेना बेटा, इसको अभी रट ही लेना तुरंत ही कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर क्या होगा, ये वर्त का समीकरण है। कौन से वर्त का समीकरण है, जिसका केंद्र तो है मूल बिंदु और त्रिज्या कितनी है, आर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जो है ये उस वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या आर है। दिमाग में बिठाई लेना बेटा। और ये क्या है, ये मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस में, केंद्रीय रूप में मूल बिंदु के। सूत्र तो ये है, इसी का स्पेशल पॉइंट है, लेकिन इसको मानक रूप माना गया है। बहुत बार काम में आता है डायरेक्ट ही, तो जो मानक रूप होते हैं वो डायरेक्ट ही काम में आते हैं बेटा अपने पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उस वर्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या कितनी है, आर है। आया कैसे, यहीं से आ गया, ये केंद्रीय रूप हो गया। मानक समीकरण व्यापक रूप में, ये मानक समीकरण है केंद्रीय रूप में। अभी मैं जो लिखूंगा वो मानक समीकरण है व्यापक रूप में। जैसे सरल रेखा में पढ़ा था पिछले, तो सरल रेखा में मानक रूप क्या बताया था वहाँ पे आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब पहले x का पद फिर y का पद फिर अचर पद बराबर 0। ये किसी भी सरल रेखा का मानक रूप होता है, दो चरों में जो सरल रेखा है। वैसे कोई भी अगर अपने को वर्त दे रखा है तो उसका मानक रूप क्या होगा, व्यापक रूप में मानक समीकरण कैसे लिखते हैं, किस प्रकार की स्थिति होती है, तो ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये जो सूत्र है वो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है और बहुत बार काम में आएगा। जब भी आप वर्त पढ़ोगे आपको इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा यहाँ पे, इसको दिमाग में बिठा लेना। कोई भी जो वर्त है उस वर्त का व्यापक रूप में समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। मतलब देखो ये विस्तारित रूप है खोलने के बाद, जैसे इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये रहा, वाई स्क्वायर आएगा, फिर जैसे -2hx आ रहा है यहाँ पे, मतलब x का पद आएगा कोई ना कोई, यहाँ से y का पद आएगा कोई ना कोई, फिर जैसे यहाँ पे प्लस में एच स्क्वायर है प्लस के स्क्वायर है और माइनस में इधर आर स्क्वायर आएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई अचर भी, जैसे एच यहाँ पे कोई अचर ही तो है, के भी कोई अचर, उसका वर्ग, यहाँ पे आर भी कोई अचर है, इनका वर्ग करके जोड़ोगे घटाओगे तब भी कोई ना कोई क्या मिलेगा अपने को, अचर पद मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये किसी भी वर्त का मानक रूप समीकरण है, किसमें, व्यापक रूप में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। आपको ध्यान रखना है मानक रूप में परिवर्तित करते समय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए और एक होने चाहिए। ऐसा नहीं जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दे दिया, या यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक अलग अलग हो गए तब वो होगा तो सही कोई ना कोई शंकु परिच्छेद, लेकिन वर्त नहीं बनेगा।
तो वर्त के लिए खास बात क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए। और व्यापक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है आपको, ये गुणांक एक करने हैं, उसके बाद ही आगे तुलना करेंगे। अगर अपने को कोई भी वर्त इस रूप में लिखा हुआ मिल रहा है बेटा, तो इस वर्त के जो केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक होते हैं -g, -f। मतलब यहाँ पे जो x का गुणांक है उसको क्या माना जाएगा, 2g। तो x के गुणांक के आधे का विपरीत चिन्ह, 2g का आधा हो गया g और g का विपरीत चिन्ह -g। ऐसे ही y का गुणांक जो है वो है 2f, इसका आधा f और उसका विपरीत चिन्ह। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, -1/2 x का गुणांक, -1/2 y का गुणांक। ये केंद्र के निर्देशांक होंगे। कब, जब अपने को इस रूप में दिया हुआ है, कोई डायरेक्ट ही बोल दे कि जैसे मान लो कि मैंने ये दे दिया आपको, x² + y² + 4x - 6y + 2 = 0। मैंने बोल दिया इस वर्त के केंद्र के निर्देशांक बताओ मेरे को। तो केंद्र के निर्देशांक कैसे हो जाएंगे, माइनस में आधा और x का गुणांक। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, 4, 4 का आधा 2 और विपरीत चिन्ह लेंगे तो -2। यहाँ पे y का गुणांक -6, उसका हाफ कितना हो जाएगा, -3 और विपरीत चिन्ह करेंगे तो +3। मतलब ये जो वर्त है, इस वर्त के केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -2, 3 होंगे। तो यहाँ पे माइनस में 1/2 x का गुणांक, -1/2 y का गुणांक, ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। फिर त्रिज्या, अगर अपने को इस रूप में दे रखा है, जैसे इस रूप में दे रखा है तब तो डायरेक्ट ही पता है कि यहाँ जिसका वर्ग हो रहा है वही त्रिज्या है। लेकिन अगर अपने को इस रूप में दे दिया तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे, त्रिज्या r क्या हो जाएगा, √g² + f² - c इकाई। तो यहाँ पे अंडर रूट में x के गुणांक का जो आधा मिला था उसका वर्ग प्लस में 1/2 y के गुणांक का वर्ग माइनस में अचर पद, ये त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है। आया कैसे, देखो इससे अपन ये ज्ञात करते हैं कि केंद्र और त्रिज्या आए कैसे। अपने को समीकरण क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है x² + y² + 2gx प्लस में 2fy + c = 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x² प्लस में 2gx प्लस y² प्लस 2fy और बराबर में -c। अब मेरे को इसमें x का एक पूर्ण वर्ग बनाना है यहाँ पे इसको। तो क्या करेंगे, आपने द्विघात समीकरण सीखी होगी 10वीं क्लास में, पूर्ण वर्ग विधि से जिसको हल करना होता है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ x के गुणांक का आधा उसका वर्ग जोड़ देंगे, घटा देंगे बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो x² प्लस 2gx, x का गुणांक है 2g, 2g का हाफ हो जाएगा g, तो g का वर्ग में जोड़ रहा हूँ, g का वर्ग में घटा रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे क्या करूँगा, y² प्लस 2fy, y का गुणांक है 2f, 2f का आधा f, तो मैं क्या कर रहा हूँ, f का वर्ग जोड़ रहा हूँ, f का वर्ग घटा रहा हूँ और बराबर में -c है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट a² प्लस 2ab प्लस b² बन गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह तो x है, b की जगह g है, तो x प्लस g का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है y² प्लस 2fi प्लस f², ये बन जाएगा बेटा y प्लस f का होल स्क्वायर। ये जो माइनस में g² था इधर आके बन जाएगा प्लस का g², ये -f² इधर आके बन जाएगा प्लस का f², माइनस में c है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x माइनस में -g का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस g हो जाएगा, प्लस में ऐसे ही इसको लिख रहा हूँ y माइनस में -f का होल स्क्वायर और बराबर में ये जो था इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस c का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाएं तो रूट बन जाए, मतलब यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, g² प्लस f² माइनस c बचेगा। ऐसा मैंने क्यों किया,
इस रूप में परिवर्तित करने के लिए। अब देखो स्थिति ऐसी बन गई ना, x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर। तो अगर इससे अपन तुलना कर रहे हैं इसकी, तो h की जगह कितना दिख रहा है अपने को, माइनस जी, उसमें k की जगह क्या दिख रहा है, माइनस f। तो केंद्र क्या होता है इसका, h कोमा k, h की जगह आ गया माइनस जी, k की जगह आ गया माइनस f। तो इस वर्त का केंद्र क्या हो गया, माइनस जी कोमा माइनस f। बराबर में जिसका वर्ग होता है वो उस वर्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ ये किसका वर्ग है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का। इसका मतलब इस वर्त की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये बेटा वर्त का समीकरण ये हो गया केंद्रीय रूप में, ये केंद्रीय रूप में मानक समीकरण है, ये व्यापक रूप में मानक समीकरण आ गया। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको समीकरण याद रखने हैं वापस दोहरा देता हूँ। पहला समीकरण क्या याद रखोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और इसमें केंद्र क्या हो जाएगा, h कोमा के, त्रिज्या क्या हो जाएगी r। दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये क्या है, मूल बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या कितनी होती है r। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 में केंद्र के निर्देशांक होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ, और त्रिज्या होती है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये वर्त के समीकरण हो गए बेटा। अब इनके ऊपर अपन प्रश्न करेंगे। अब देखो बेटा उदाहरण, उदाहरण 1, केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या r वाले, त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये तो मैंने बताया था मानक रूप ही दे रखा है, फिर भी चलो अपने को वापस उदाहरण में दे दिया तो कर लेते हैं। यहाँ केंद्र h कोमा k बराबर 0 0, तो दिस इंप्लाइज h बराबर 0 k बराबर 0 तथा त्रिज्या बराबर r। तो चूंकि वृत्त का समीकरण केंद्रीय रूप में क्या होगा बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ये बन गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये उदाहरण 1 हो गया जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये समीकरण केंद्रीय रूप में मानक समीकरण है, कब, मूल बिंदु से गुजरने वाले वर्त का। हाँ जी, अब उदाहरण 2 देखिए।
क्या है उदाहरण 2? केंद्र -3,2, केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण 2 बेटा। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार वृत्त का केंद्र H, K कितना दे दिया? -3,2। तो दिस इंप्लाइज H बराबर -3 तथा K बराबर 2। वृत्त की त्रिज्या R कितनी दे रखी है? 4 इकाई। तो यहाँ पे देखो, चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा x माइनस में h है -3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में r है 4, तो 4 का वर्ग। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। ये वर्त का समीकरण आ गया। किताब में आपको इसी रूप में दे रखा है। अपन इसको और आगे करेंगे। क्या करेंगे? इसको इसके मानक रूप में लिखेंगे। कौन सा मानक रूप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब पहले एक्स स्क्वायर का पद, फिर वाई स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद, फिर वाई का पद, फिर अचर पद बराबर में 0। तो ये तो किताब में दे रखा है, इसलिए इसको मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया है। अब देखो इसी को आगे करेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 4 और प्लस 16 इधर आए क्या बन जाएगा? -16 बराबर 0। तो ये बन गया बेटा पहले x का पद एक्स स्क्वायर का, फिर वाई स्क्वायर, फिर x का पद 6x माइनस में 4y और 9 और 4 13, 13 में से 16 गए तो -3 बराबर 0। ये मानक रूप में आ गया, जो कि अभिष्ट वर्त का समीकरण है या वर्त का अभिष्ट समीकरण है। ये उदाहरण 2 कंप्लीट हो गया बेटा। हाँ बच्चों, उदाहरण 3 देखिए। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
देखो बेटा, जैसे पीछे वाले उदाहरणों में बताया था, मैंने आपको वर्थ के मानक रूप में बताया था। अब किताब वाले ने खुद ने किस रूप में दे दिया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 रूप में दे रखा है अपने को। तो अब इसमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा। ये दिया गया वृत्त क्या दे रखा है, x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0। अब मेथड फर्स्ट, क्या है मेथड फर्स्ट, दिए गए वृत्त की तुलना मानक रूप x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करने पर, इस वर्त की तुलना इस रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल गया, x का गुणांक 2g कितना है 8, y का गुणांक 2f कितना है 10, तथा अचर पद c कितना है -8। तो यहाँ से बेटा g कितना आ जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, f कितना आ जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5, तथा c कितना आ जाएगा -8। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, -g, -f, तो ये हो जाएगा -4, -5। और जो त्रिज्या है r, वो क्या हो जाएगा, √ में g² + f² - c। तो √ में 4 का वर्ग + 5 का वर्ग माइनस में -c, तो ये बन जाएगा √ में 16 + 25 और प्लस में 8, 25 और 16 हो गए 41, 41 और 8 हो गए 49, और 49 का √ हो जाएगा 7। तो दिस इम्प्लाइज r कितनी हो जाएगी 7 इकाई। तो इसका मतलब जो दिया गया वर्त है बेटा, इस वर्त के केंद्र के निर्देशांक कितने होंगे -4, -5, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 इकाई। ये पहला मेथड है। मेथड सेकंड, सेकंड मेथड में क्या करो बेटा, इसको केंद्रीय रूप में परिवर्तित कर लो, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर r² में। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, अचर पद दूसरी तरफ। तो x² + 8x + y² + 10y - 8 = 0। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये x² + 8x, x का गुणांक 8, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16 जोड़ दिया और 16 घटा दिया मैंने यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ऐसे ही y² + 10y, y का गुणांक 10, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25 जोड़ दिया और 25 ही घटा दिया मैंने, माइनस में 8 = 0। तो बेटा ये बन गया x + 4 का होल स्क्वायर प्लस में y + 5 का होल स्क्वायर और माइनस के 49 = 0। इसी को लिख देता हूँ इस प्रकार से, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में -5 का होल स्क्वायर बराबर में 49, और 49 को लिख दिया 7 का वर्ग, जो कि x - h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर रूप में है। यहाँ केंद्र क्या हो जाएगा, h कोमा के, और h कितना है यहाँ पे -4 कोमा -5, और त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, ये r का वर्ग ही तो है तो 7 का वर्ग तो 7 इकाई। तो चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों स्थितियों में केंद्र और त्रिज्या समान ही आनी है। क्यों आनी है, क्योंकि वर्ग तो वही है, कोई समीकरण थोड़ी बदल गया, तरीका बदला अपन ने। ये वाला तरीका किताब में दिया हुआ नहीं है, ये किताब में दिया हुआ है, तो मैंने दोनों तरीकों से करवा दिया आपको, जो अच्छा लगे उससे कर लेना बेटा। तो ये उदाहरण 3 हो गया है।